हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में। आज हम नई सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है एनसीईआरटी। आज हम क्लास 9th की इकोनॉमी समरी से स्टार्ट कर रहे हैं और आज से इकोनॉमी की पूरी एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आज का पहले देखते हैं मोटिवेशनल कोट। आज का मोटिवेशनल कोट है, विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। जी हाँ, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आप अपना कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके सामने कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ क्यों ना हो, आप अपने जीवन में अगर विश्वास के साथ चल रहे हैं, दृढ़ विश्वास है आप में, दृढ़ता के साथ आपने इच्छा की हुई है, तो आप जरूर अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पहला चैप्टर है पालमपुर गांव की कहानी। पालमपुर गांव की कहानी जो है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये जो इसका उद्देश्य है ये उत्पादन से रिलेटेड है। इसमें कुछ मूल विचारों से परिचित कराया गया है और ऐसा हम एक काल्पनिक गांव पालमपुर गांव की कहानी के माध्यम से करते हैं। पालमपुर में खेती मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रियाएं हैं जैसे कि विनिर्माण की प्रक्रिया है, डेयरी है, परिवहन है। सीमित स्तर पर इनका प्रयोग किया जाता है। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है, जैसे कि प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं, मानव प्रयास, मुद्रा आदि, कैपिटल, लैंड और ह्यूमन कैपिटल। पालमपुर की कहानी से हमें यह मालूम होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित होते हैं। क्या होते हैं? समायोजित होते हैं। तो चलिए हम अपने सिलेबस की स्टार्टिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी की। तो उत्पादन के बारे में बेसिकली इस चैप्टर में बताया गया है। तो हम बात करेंगे कि उत्पादन कहते किसे हैं। उत्पादन का मतलब, इसका जो उद्देश्य होता है, ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है, उत्पादन कहलाता है। और जैसे कि मार्केट में आप देखते हो कि जिनकी हमें ऐसी वस्तुएं सेवाएं उत्पादित करना जिसकी हमें आवश्यकता है, उत्पादन कहलाता है। जैसे कि आप ब्रेड ले लो, दूध ले लो, ट्रैक्टर ले लो, हार्वेस्टर ले लो। तो मतलब ये सारी चीज़ें जिनकी हमें अपने दैनिक जीवन में आवश्यकता होती है, उत्पादन कहलाता है। सॉरी दोस्तों। उत्पादन के कारक देख लेते हैं। उत्पादन के 4 प्रमुख कारक होते हैं। पहला भूमि है, श्रम है, पूंजी है, उद्यमी है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। भूमि के लिए रेंट दिया जाता है, श्रम को वेजेस दिया जाता है, मजदूरी, पूंजी को इंटरेस्ट मतलब ब्याज, और उद्यमी को प्रॉफिट मतलब कि लाभ। ये इसके 4 कारक हैं। आइए इन चारों कारकों को हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है हमारा भूमि। भूमि क्या होती है? सबसे पहले हम इसकी विशेषता देखते हैं। भूमि क्या होती है? सीमित होती है, प्रकृति प्रदत्त होती है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा। प्राकृतिक संसाधन होती है। भूमि स्थिर होती है, ये इसकी विशेषताएं हैं। भूमि उर्वर होती है, उर्वरकता पाई जाती है, और हर भूमि की उर्वरकता अलग अलग होती है। और भूमि क्या है? भूमि जो है भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की जरूरत है। खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार का अति उपयोग किया है। अनेक क्षेत्रों में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरकता कम हो गई है। नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से भौम जल स्तर भी कम हुआ है। मिट्टी की उर्वरता को और भौम जल जैसे पर्यावरणीय संसाधन कई वर्षों में बनते हैं, मतलब इनको बनने में कई करोड़ों लाखों सालों का समय लगता है, लाखों सालों का समय लग जाता है। तो एक बार नष्ट होने के बाद इन्हें पुनर्जीवित करना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए कृषि का विकास अगर हमें करना है तो हमें पर्यावरण की देखभाल करनी पड़ेगी, और हमने स्टार्टिंग में देखा भूमि के लिए हमें रेंट पे करना पड़ता है। तो ये हमारा भूमि हो गया। अब हम आगे जो हरित क्रांतिक टर्म आया इसको हम आगे पढ़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं श्रम की, कि श्रम क्या है। उससे पहले हम भूमि की एक
जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया गया है, भूमि का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि भूमि स्थिर होता है। अब मान लीजिए एक परिवार में 4 लोग रहते हैं, एक बाप है, उसके 4 बेटे हैं। अब मान लो उनके पास भूमि का एक टुकड़ा है, तो उस भूमि के टुकड़े को ये अपने 4 बेटों में बांट देंगे, 1 2 3 4। अब ये 1 2 3 4, ये अब देखिए कितना छोटा साइज बन के रह गया। अब इसमें कितनी भी खेती कर लो, फसल उतनी नहीं होगी जितनी कि ऐसे में हो रही थी। तो ये भूमि की स्थिरता का प्रमाण है। अब हम देख लेते हैं पूंजी की, श्रम का। श्रम क्या होता है? श्रम की विशेषता क्या है? इसमें मजदूरी दी जाती है लोगों को, वेजेस। और इसकी विशेषता है कि ये जैविक होते हैं, ओनली बायोलॉजिकल, जैविक होते हैं, मजदूरी लेता है, और बार्गेनिंग पावर इनकी कमज़ोर होती है। बार्गेनिंग पावर इनकी वीक होती है, ये ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं कर पाते जितना मजदूर वर्ग होता है। तो भूमि के बाद जब श्रम उत्पादन का दूसरा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, खेती से बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। खेती में छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। इस तरह वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की तो व्यवस्था स्वयं ही करते हैं, और जो मझोले और बड़े किसान होते हैं वे अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पर लेते हैं, जिसे आप बटाई के नाम से जानते हो। खेती में काम करते कौन है? या तो श्रमिक करेंगे, या तो भूमिहीन परिवारों से जो लोग आएंगे जिनके पास भूमि नहीं है, या बहुत छोटे छोटे खंडों में, या तो बहुत छोटे छोटे खंडों में जो खेती करने वाले परिवारों से आते हैं वो करेंगे। अब क्या है, मजदूरी नगद या वस्तु जैसे, मजदूरी जो दी जाती है इनको गांवों में, ये या तो वस्तु जैसे अनाज के रूप में हो सकती है, और या भोजन के रूप में हो सकती है। तो हम जो है एक कहानी दी हुई है, जैसे कि राम और डाला और रामकली की। डाला कहता है कि आजकल काम मिलना बहुत कठिन है, केवल बड़े किसान ही हमें रखते हैं, और वो अभी बहुत कम दिनों के लिए, क्योंकि 6 महीने का सीज़न होता है, तो 6 महीने में ही इनको काम मिलता है। अगले 6 महीने ये बेकार रहते हैं, तो इनको अदर काम करना पड़ता है। और घनश्याम क्या है, गांव का बहुत बड़ा किसान है। घनश्याम क्या, राणा जी एक बहुत बड़े किसान है, और अभी अभी एक हार्वेस्टर खरीदे हैं, इसीलिए उनकी हर साल कटाई के मौसम में उन जो मजदूर है उनको काम कम मिलता है। लेकिन जो रामकली है उसने हार्वेस्टर के चलते उसने जो है 1 साल के अंदर बहुत ही 5 महीनों में काम किया है केवल राणा जी के यहाँ। और डाला के क्या दिक्कत है कि उनके पास जुताई के लिए ट्रैक्टर है, कटाई के लिए हार्वेस्टर है, गाय के लिए थ्रेसर है राणा जी के पास। तो खरपतवार को साफ करने के लिए कुछ किसान खरपतवार नाशकों का छिड़काव करते हैं। और डाला ने क्या किया है, स्थानीय साहूकार से 2000 रुपये ले रखे हैं उधार। 2000 रुपये 2000 रुपये उधार ले रखे हैं, जिसको उसे चुकाना है। और उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसे गर्मियों में 1000 रुपये लिए थे खेतों में जब काम नहीं था, और वो इसे कैसे चुका पाएगा, और उसे 2 वक्त के लिए भोजन भी कठिनाई से मिलता है। और रामकली जो हैं वो क्या हैं, ईंट के भट्टे पर जाके काम करती हैं, और इनकी भी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है। इनका जो है, रामकली ने पहले जो अपना इनका रिकॉर्ड रहा है ऋण लेने का, उसके कारण कोई साहूकार इनको ऋण नहीं देता है, मतलब उधार नहीं देता है। तो ये इनके साथ दिक्कत है। तो ये हो गया श्रम। और किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए हमें भूमि की आवश्यकता होती ही होती है, उसके बाद हमें श्रम की आवश्यकता होती है। अब हम बात कर लेते हैं पूंजी के बारे में। पूंजी क्या होती है? पूंजी से हमें ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, ये इसकी केवल एक विशेषता है। और दूसरी विशेषता है, पूंजी जरूरतों के हिसाब से बनाई गई है, मैनुअल है, मैन मेड है, उत्पादन कारक है। जैसे एक शॉप से दूसरी शॉप खोल देना, आपके पास पूंजी आया, आपने उसका इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपके पास कोई दुकान थी, आपने उसे अर्निंग करी, और आपने उसी अर्निंग से दूसरी शॉप खोल दी। ये टिकाऊ होती है, संपत्ति होती है। अब ये जो कैपिटल होती है, ये जो पूंजी होती है, ये 2 प्रकार की होती है, फिजिकल कैपिटल और वर्किंग कैपिटल।
फिजिकल कैपिटल वो होता है जिनका कई सालों तक प्रयोग होता है, कई सालों तक प्रयोग होता है, जैसे कि मशीन, बिल्डिंग इत्यादि। और वर्किंग कैपिटल क्या होती है? कार्यशील पूंजी जिसे कहते हैं, सॉरी, जो फिजिकल कैपिटल है उसे फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं, मतलब स्थिर पूंजी, और जो वर्किंग कैपिटल उसे कार्यशील पूंजी कहते हैं। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? इसमें कच्चे माल की जरूरत होती है, जैसे कच्चा माल, जैसे पैसा। ये सीजनल होते हैं, ये सीजनल होते हैं, समय के साथ इनका यूज होता है, इनका समय के साथ इनका यूज होता है, ये सीजनल होते हैं। और ये चीज़ें जो होती है ना, कार्यशील पूंजी जो होती है ना, ये उत्पादन क्रिया के दौरान ही समाप्त हो जाती है। सपोज करिए आप अपना एक घर बनवा रहे हैं, मकान बनवा रहे हैं, आप अपना एक घर बनवा रहे हैं, और उसमें जो सीमेंट हुआ, जो पैसा हुआ, ये वर्किंग कैपिटल होगा, कार्यशील पूंजी होगा, जो घर बनने के दौरान, ये जो प्रोडक्शन हो रहा है इसके दौरान ही समाप्त हो जाएगी, इसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं। अब हम बात करते हैं, एक और कैपिटल होता है जिसे हम ह्यूमन कैपिटल कहते हैं, इसे हम अगले में पढ़ते हैं। उद्यमी, ये जो एंटरप्रेन्योर होता है ये ह्यूमन कैपिटल होता है। मतलब कि आपको स्वयं उपभोग हेतु या बाजार में बिक्री हेतु उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान, इसकी विशेषता क्या है? नॉलेज, नॉलेज और उद्यम की आवश्यकता होती है, इसे ही ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है। ये क्या होता है? क्रिएटिव होता है, रचनात्मक होता है, साहसी होता है, डिसीजन मेकिंग इसकी स्ट्रांग होती है, डिसीजन मेकिंग इसकी स्ट्रांग होती है, आत्मविश्वासी होता है, और समय प्रबंधन, समय प्रबंधन अच्छे से करता है ये, मतलब कि टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करता है। ह्यूमन कैपिटल क्या करता है? ये जो उद्यमी होता है ये भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी का एक साथ में प्रयोग करता है, और इसके अंदर रिस्क लेने की क्षमता होती है, और ये क्या करता है? रोजगार का सृजन करता है, मतलब ये रोजगार देने का एक स्रोत होता है। अब ये ह्यूमन कैपिटल तैयार कैसे होता है? ह्यूमन कैपिटल तैयार कैसे होता है? 3 चीज़ों से। एक तो स्किल इसको दी जाए, दूसरा इसको नॉलेज दिया जाए, ज्ञान, और तीसरा इसको एक्सपीरियंस हो, अनुभव। तो इन 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। जैसे कि वर्तमान में पीएम नरेंद्र मोदी ने स्किल इंडिया पर ज़्यादा फोकस करा था, क्योंकि स्किल इंडिया के तहत वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत वो लोगों को स्किल, नॉलेज और एक्सपीरियंस दे रहे थे, ताकि लोग ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो सके और देश की जीडीपी में वृद्धि कर सके। जीडीपी की डेफिनेशन आगे आएगी, तब हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारे उद्यमी हुए। अब बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं? मतलब मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। यह भूमि के किसी एक टुकड़े में उपज बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। कई किसान क्या करते हैं कि एक साल में 3 फसल पैदा करते हैं, जैसे गेहूँ, बाजरा, गन्ना, और चौथी फसल आलू उगा लिया, तो इससे इनको फायदा होता है। तो एक ही जमीन के टुकड़े से उत्पादन बढ़ाने का एक तरीका बहुविध फसल प्रणाली है। और दूसरा तरीका ये होता है कि अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग किया जाए, और उपज को भूमि की, उपज किसे कहते हैं? डेफिनेशन आती है कि उपज क्या होती है। तो उपज होती है कि भूमि के किसी टुकड़े में एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में, भूमि के किसी टुकड़े में, भूमि के किसी टुकड़े में एक ही मौसम में, एक ही मौसम में पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है। पैदा की गई फसल के रूप में मापा जाता है, फसल के रूप में मापा जाता है, ये उपज कहलाती है।
अब हम बात करते हैं हरित क्रांति की। 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज वाले बीजों जैसे HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। परंपरागत बीजों की तुलना में इन बीजों से एक ही पौधे से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से ये उपाधि लिख गया है, उपज होगा यहाँ पे। उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी तथा रासायनिक खाद और कीटनाशकों की जरूरत होती थी। भारत में इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। लेकिन इसके फायदे तो बहुत हुए, जैसे कि मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम हुआ, HY बीजों से उत्पादन क्षमता अधिक हो गई, सिंचाई की व्यवस्था हो गई, आधुनिक मशीनों का प्रयोग हुआ जैसे हार्वेस्टर, थ्रेसर, और कृषि के दायरे को बढ़ावा मिला। और उसके बाद क्या हुआ, उर्वरकों का प्रयोग हुआ। लेकिन इससे लाभ क्या हुआ, लिविंग स्टैंडर्ड सुधरा। पंजाब में आप देखिए सब खेती की बदौलत है। भारत को सबसे ज़्यादा उपलब्धि क्या मिली थी, खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी। खाद्य सुरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर बना। और इसके हानियां भी हुई। हानियां क्या हुई, सफलता तो कुछ राज्यों में मिली, जैसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इससे क्या हुआ, गंदगी फैली, बीमारियां बढ़ी, बेरोजगारी फैली, शहरी और ग्रामीण स्तर पर, और भूमि की उर्वरकता खत्म हो गई। तो ये इसका नुकसान भी हुआ। तो अब रासायनिक उर्वरक किसे कहते हैं, मतलब अब बात आई है कि उर्वरकों का प्रयोग होता था, तो रासायनिक उर्वरक होते क्या है, रासायनिक खाद की बात हो रही है तो जान लेते हैं। तो रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती। वे मिट्टी से निकलकर भूमि जल, नदियों और तालाबों को प्रदूषित करते हैं, मतलब बताया भी हानि में। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं और सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि अनेक प्रयोग के कुछ समय पश्चात मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ रह जाएगी। देश में रासायनिक खाद का सबसे ज़्यादा प्रयोग पंजाब में हुआ है। रासायनिक खाद के नियंत्रण प्रयोग के कारण वहाँ की मिट्टी की गुणवत्ता कम हो गई है। तो पंजाब के किसानों को क्या करना पड़ता है, पहले का उत्पादन स्तर पाने के लिए, पहले का जो उत्पादन स्तर है पाने के लिए उन्हें और ज़्यादा रासायनिक उर्वरक और अन्य आगतों का प्रयोग करना पड़ता है। इसका मतलब है कि वहाँ खेती की लागत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, मतलब कि वहाँ पे खेती की लागत बढ़ी है। तो ये हो गया रासायनिक उर्वरक और हमारे प्रोज और कॉन्स हरित क्रांति के। अब हम बात करते हैं पालमपुर में गैर कृषि क्रिया। ये जो पालमपुर गांव की कहानी में उत्पादन है, इसमें दो प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती हैं। एक होती है कृषि और एक होती है गैर कृषि। अभी हमने जो पढ़ा वो कृषि था, अब हम जो पढ़ रहे हैं वो गैर कृषि होगा। गैर कृषि क्रियाओं में आता है डेयरी उत्पादन, लघु स्तरीय विनिर्माण का एक उदाहरण, दुकानदार, परिवहन। तो आइए अब हम एक एक करके इसको देखते हैं।
पालमपुर में क्या है, खेती। खेती ही प्रमुख उत्पादन क्रिया है। हम इसमें अब कुछ गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं पर विचार करते हैं। पालन पालमपुर गांव में जो है ना, केवल 25% लोग, मतलब किस अगर हम रेशियो निकालें तो केवल 25% लोग ही गैर कृषि कार्यों से कमाई करते हैं। जैसे डेयरी प्रचलित क्रिया होती है, उसका क्या है, पालमपुर के कई परिवारों में डेयरी प्रचलित प्रक्रिया है। मतलब जैसे लोग अपनी भैंसों को कई तरह की घास और बरसात के मौसम में उगने वाली ज्वार बाजरा या चरी खिलाते हैं। दूध को निकट के बड़े गांव में बेच देते हैं या शहरों में बेच देते हैं। आपने देखा होगा कि आपके यहाँ दूध देने वाला होता होगा, तो वो लोग दूध को बेचते हैं और वो दूर दूर दराज के शहरों और कस्बों में भी भेजा जाता है, तो उससे उनकी इनकम बढ़ती है। ये हो गया डेयरी उत्पादन। अब हम बात करते हैं लघु निर्माण का एक उदाहरण। तो इसमें क्या है कि 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे रहते हैं। शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत जो ये गांव है ना, इसमें विनिर्माण में बहुत सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग होता है और उसे छोटे पैमाने पर ही किया जाता है। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों या खेतों में होता है। श्रमिकों को कभी कभार ही किराए पर लिया जाता है। इसका एक एग्जाम्पल है कि सपोज करो कि ये आदमी है, उसने अपना गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदी जो बिजली से चलती है और उसे अपने खेत में लगाया है। अब पहले गन्ने को पेरने के लिए उसे बैलों की सहायता में लेनी पड़ती थी। अब क्या है, वो इस मशीन की सहायता से गन्ने को पेरता है और फिर वो उसी गन्ने को खरीदकर उसका गुड़ बनाता है और गुड़ को फिर बड़े बड़े शहरों में बेचता है। तो ये एक प्रकार का विनिर्माण का कार्य हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो कोई एक दूसरा आदमी है, वो शिक्षित है थोड़ा सा, उसने गांव में एक कंप्यूटर केंद्र खोला और उसने क्या किया, कई स्टूडेंट्स को उसने अपने प्रोडक्ट का उसने प्रचार किया कि कंप्यूटर केंद्र खोला है, आओ हमारे यहाँ कंप्यूटर कक्षाओं में आओ, शिक्षा ग्रहण करो। और गांव में मान लो 2 महिलाएं हैं जिनके पास कंप्यूटर की डिग्री है, तो उन्होंने उसको काम पे रख लिया, उन दोनों को, मतलब रोजगार का सृजन किया। और उसके बाद क्या हुआ, उसने कुछ कंप्यूटर खरीदे और अपने घर में बाजार की और मतलब घर में बाजार की ओर खुले बाहर के कमरे में कक्षाएं प्रारंभ कर दी और हाई स्कूल के छात्रों ने पर्याप्त संख्या में इन कक्षाओं में आना प्रारंभ कर दिया। तो ये भी एक विनिर्माण का अच्छा उदाहरण है। अब हम बात करते हैं दुकानदारों की। आपने देखा होगा कि व्यापारी वे दुकानदार होते हैं जो शहरों के थोक बाजारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं, उन्हें गांवों में लाकर बेचते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अपने गांवों में आप छोटे रहे होंगे तो आपने जरूर देखा होगा कि आपके गांव में एक परचून की दुकान रही होगी। वो शहर जाता होगा, थोक बाजारों से सामान लेता हुआ थोक में, और फिर आप वो लाता था जैसे कि गेहूँ, चाय, तेल, बिस्कुट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्तियाँ, कॉपियाँ, पेन, पेंसिल, कुछ कपड़े भी बेचता था। तो गांव में इस तरह के। और आप शहरों में देखते हैं कि कई फैमिली ऐसी होती हैं जो कि बस स्टैंड के पास होती हैं, तो वो अपने घर के एक भाग में छोटी दुकान खोल देते हैं और उनसे खाने पीने की चीज़ें बेचते हैं। आपने बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पे देखा होगा, खाने पीने की चीज़ें बेचा करते हैं। तो ये हो गया दुकानदार। अब हम बात कर लेते हैं परिवहन की। परिवहन क्या होता है, सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं और परिवहन बहुत तेजी से विकसित होता हुआ एक क्षेत्र है। जैसे रिक्शा वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर, परंपरागत बैलगाड़ी और दूसरी गाड़ियां चलाने वाले वे लोग जो परिवहन सेवाओं में शामिल हैं, वे लोगों और वस्तुओं को, मतलब ये उनका काम क्या होता है, वे लोगों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। और परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या भी बढ़ी है। एग्जाम्पल ले लो कि मान लो एक गांव का आदमी है, वो एक खेतिहर मजदूर है। अब किसान सरकार ने एक योजना चढ़ाई जिसके आधार पर वो सस्ते ब्याज पर ऋण दे रहे थे सबको। तो उसने क्या किया, ऋण ले लिया और वह एक सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत गया और उसने ऋण लिया। अब उसने क्या हुआ, भूमिहीन निर्धन परिवारों को सस्ते कर्ज दिए जा रहे थे उस योजना के अंतर्गत। तो उस आदमी ने क्या किया, उस पैसे से एक भैंस खरीदी और वो भैंस के दूध को बेचता है। और फिर उसने क्या हुआ, एक भैंसा खरीदा, उससे भैंसा गाड़ी बनाया, बैलगाड़ी बना लिया। और उसके बाद उससे कई प्रकार के सामान वो शहरों में ले जाता है। और वो सप्ताह में एक दिन क्या करता है, गंगा के किनारे भी चला जाता है। तो गाँव में जो कुम्हार है उसके लिए मिट्टी भी ले आता है। और हर एक महीने में उसे परिवहन से रिलेटेड कोई ना कोई मिल जाता है, जिसके कारण उसके कमाने की आय, जो आय होती है ना, इनकम, उसका बढ़ गया।
तो ये बढ़ते हुए गैर कृषि क्षेत्र हैं। तो ये हो गया पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं। अब हम सारांश देखते हैं कि पूरे चैप्टर का आखिर सारांश क्या था। तो सबसे पहले उत्पादन मुख्य क्रिया है। भारत में खेती की विधियों में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इनकी वजह से किसान उतनी ही भूमि से अधिक फसल पैदा करने लगे हैं। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्योंकि भूमि स्थायी तथा दुर्लभ है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत अधिक दबाव पड़ा है। खेती की नई विधियों में कम भूमि परंतु अधिक पूंजी की जरूरत पड़ती है। मझोले और बड़े किसान अपने उत्पादन से जुड़े हुए बचत से अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे इस साल फसल कटी, उनके पास सरप्लस प्रोडक्शन हुआ, कुछ तो खाने के लिए रखा, कुछ बेच दिया, और जो बेचा उससे जो अर्निंग हुई उसका प्रयोग क्या हुआ, अगले मौसम के लिए कुछ जुगाड़ पानी करने के लिए कर लेते हैं। और छोटे किसान क्या करते हैं, जिसकी भारत में संख्या कुल 80% है, उनके लिए कैपिटल की व्यवस्था करना बहुत कठिन है क्योंकि उनके पास सरप्लस प्रोडक्शन होता ही नहीं है। वो अधिशेष गेहूँ बेच नहीं पाते हैं, उनके पास खाने भर का ही होता है, और उनके भूखंड का भी आकार छोटा होता है, भूमि भी छोटी होती है, इसलिए उत्पादन भी पर्याप्त नहीं होता है। इसके अतिरिक्त साधनों की कमी के कारण वे अपनी बचत में पूंजी निकाल नहीं पाते, इसलिए उन्हें कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज के अतिरिक्त कई छोटे किसानों को अपने और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए खेतीहर मजदूरी के रूप में अतिरिक्त काम करना पड़ता है। और जो श्रम है, भारत में श्रम पूर्ति उत्पादन के अन्य कारकों की तुलना में सबसे अधिक है। इंडिया में लेबर बहुत ज़्यादा है लेकिन इसका प्रयोग बहुत अच्छा नहीं हो पाया है। लेकिन खेती में श्रमिकों का उपयोग सीमित है। अवसरों की तलाश में श्रमिक आस पड़ोस के गांवों, शहरों और कस्बों में जा रहे हैं। कुछ श्रमिकों ने गांव में ही गैर कृषि क्षेत्र में काम करना प्रारंभ कर दिया है। इस समय गांव में गैर कृषि क्षेत्र ज़्यादा बड़ा नहीं है। अभी भी भारत में ग्रामीण क्षेत्र के 100 कामगारों में से केवल 24 ही गैर कृषि कार्यों में लगे हैं। गांव में अनेक प्रकार के गैर कृषि कार्य होते हैं जिसके बारे में हमने अभी भी डिस्कस किया। प्रत्येक कार्य में नियुक्त लोगों की संख्या बहुत ही कम है। अब हम इसका सोल्यूशन क्या चाहेंगे, तो वो सोल्यूशन ये है कि भविष्य में गांवों में अगर गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं में वृद्धि हो जाए तो खेती के विपरीत गैर कृषि कार्यों में कम भूमि की आवश्यकता होगी। लोग कम भूमि की आवश्यकता होगी और कम पूंजी में गैर कृषि कार्य आरंभ कर सकते हैं और इस पूंजी को प्राप्त कर लेंगे और अपनी बचत का प्रयोग कर सकते हैं और फिर कर्ज भी दे सकते हैं। आवश्यकता है कि कर्ज ले सकते हैं और आवश्यकता है कि कर्ज जो उनको मिले वो ब्याज दर उसकी कम होनी चाहिए ताकि बिना बचत वाले लोग भी गैर कृषि कार्य शुरू कर सकें। गैर कृषि कार्यों के प्रसार के लिए यह भी आवश्यक है कि ऐसे बाजार हो जहां वस्तुएं और सेवाओं को बेचा जा सके। मतलब ऐसे बाजार की व्यवस्था करे सरकार जहां वस्तु और सेवा को बेचा जा सके। जैसे कि हमने गांवों में देखा, पालमपुर में देखा कि आस पड़ोस के गांवों, कस्बों और शहरों में दूध, गुड़, गेहूं आदि उपलब्ध है। जैसे जैसे ज़्यादा गांव, कस्बों और शहरों से अच्छी सड़कों, परिवहन और टेलीफोन से जुड़ेंगे, भविष्य में गांवों में गैर कृषि उत्पादन क्रिया के अवसर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। तो ये हो गया पालमपुर गाँव की कहानी की समरी। तो गाइस, Thanks guys watching my video and please subscribe my channel and press the bell icon button। आपको ये एनसीईआरटी समरी कैसी लगी आप हमें बताइए कमेंट करके, ताकि हम और ज़्यादा एनसीईआरटी समरी लेकर आएँ अदर सब्जेक्ट्स की भी। थैंक यू गाइस।